स्वागत। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों से थोड़ा दूर रहता है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। पार्थियन, जिन्हें हम भारतीय इतिहास में पहलाव भी कहते हैं। ये लोग मध्य एशिया से आए थे और लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी दरवाजे पर इन्होंने दस्तक दी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, कुछ पुरातात्विक खोजें हैं और विद्वानों के विश्लेषण भी, जैसे चीनी ग्रंथ हैं हानशू, फिर यूनानी रोमन लेख हैं जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और हाँ, तक्षशिला जैसे स्थलों से मिले शिलालेख। हमारा मकसद है इन सब स्रोतों से जो खास जानकारी है उसे निकालना और ये समझना कि पहलवों का भारत पर क्या और कैसा असर रहा। तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। ये पार्थियन आखिर थे कौन और भारत पहुंचे कैसे? तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसा कहते हैं कि पार्थियन मूल रूप से मध्य एशिया की एक सीथियन जनजाति थी, पर्णी, और जो साम्राज्य की नींव रखी वो थे आर्सेसीज प्रथम। आर्सेसीज आए लगभग 247 ईसा पूर्व की बात है। जैसा कि आपने हंशू का जिक्र किया, उसमें मिलता है कि पूर्व से मतलब चीन की तरफ से जियोन घुनु कबीले का दबाव बहुत बढ़ गया। अच्छा, जियो घुनु। हाँ, इस दबाव की वजह से युएजी नाम की एक और जनजाति को पश्चिम की तरफ हटना पड़ा और फिर इस पूरी उथल-पुथल ने एक तरह से पार्थियनों को दक्षिण की ओर यानी भारत की सीमाओं की तरफ धकेल दिया। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था, कह सकते हैं। तो ये दबाव के कारण दक्षिण की तरफ आए। जी, और भारत में आने के लिए उन्होंने रास्ता चुना बोलन दर्रे का, जो आज के बलूचिस्तान में पड़ता है। वे पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक इस रास्ते से भारत पहुंच गए। बोलन दर्रा, ये तो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। बिल्कुल, हमेशा से ये एक अहम गलियारा रहा है और इसका चुनाव दिखाता है कि वो भूगोल का सामरिक महत्व समझते थे। किसी भी इलाके पर कब्जा करने के लिए ऐसे रास्तों पर पकड़ बनाना जरूरी होता है। ये खास तौर पे जैसे एनडीए, सीडीएस की तैयारी करने वालों के लिए जानने लायक बात है। और उनका भारत आना भी एक ऐसे समय पर हुआ जब यहाँ की राजनीतिक स्थिति, कह सकते हैं, थोड़ी अस्थिर थी। हाँ बिल्कुल, उत्तर पश्चिम में जो इंडो ग्रीक शासक थे उनका असर लगभग 90 ईसा पूर्व के बाद कमजोर होने लगा था और मौर्य साम्राज्य की पतन के बाद तो वैसे भी इस क्षेत्र में कोई बड़ी केंद्रीय शक्ति बची नहीं थी, छोटे छोटे राज्य थे। तो इस राजनीतिक बिखराव ने शायद उनके लिए यहाँ जगह बनाना आसान कर दिया होगा। संभव है, उनके लिए ये एक मौका था। तो भारत में आकर उन्होंने अपनी सत्ता कैसे जमाई? किसका नाम सबसे पहले आता है? अक्सर गोंडोफेरस का जिक्र होता है। हाँ, गोंडोफेरस भारत में इंडो पार्थियन या पहलव शासन की स्थापना का श्रेय अक्सर उन्हीं को दिया जाता है। उनका शासनकाल मोटे तौर पर 20 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अच्छा, 20 से 10 ईसा पूर्व। जी, और माना जाता है कि उन्होंने गांधार और पंजाब के जो अहम इलाके थे उन पर कब्जा किया। उनके सिक्के भी मिलते हैं इन क्षेत्रों से। क्या गोंडोफेरस के बाद भी कोई महत्वपूर्ण शासक हुए? हाँ, वो सबसे प्रसिद्ध जरूर है, पर उनके बाद भी उत्तराधिकारी हुए, जैसे पेकोरिस का नाम आता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो उनके प्रभाव को दिखाती है। क्या? एक बहुत अहम दस्तावेज है पहली सदी का, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये समुद्री व्यापार के बारे में बताता है। हाँ, सुना इसके बारे में। तो उसमें लिखा है कि पार्थियन राजाओं का नियंत्रण बैरी गाजा यानी जो आज का भरूच है गुजरात में, उस महत्वपूर्ण बंदरगाह पर था। भरूच पर? वो तो काफी दक्षिण में है उत्तर पश्चिम से। इसका क्या मतलब समझें? क्या उनका साम्राज्य इतना फैला हुआ था? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, शायद इसका मतलब ये ना हो कि पूरे इलाके पर उनका सीधा शासन था। हो सकता है व्यापार मार्गों पर उनका नियंत्रण हो या बंदरगाहों पर उनका दबदबा हो। अच्छा, मतलब प्रभाव ज्यादा था। जी, संभव है कि स्थानीय शासकों के साथ कोई समझौता रहा हो, पर यह बात पक्की है कि उनकी पहुंच सिर्फ जमीनी रास्तों तक नहीं थी। वो समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार में भी एक अहम कड़ी बन गए थे। ये तथ्य एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां बंदरगाहों से जुड़े सवाल आते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत में पहलुओं का ये दौर लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसवी तक चला। उसके बाद फिर तस्वीर बदली, कुषाण आ गए। हाँ बिल्कुल, मध्य एशिया से ही एक और शक्तिशाली समूह आया, कुषाण। उन्होंने धीरे धीरे पहलुओं के नियंत्रण वाले इलाकों पर अपना अधिकार जमा लिया। चलिए अब उनके शासन चलाने के तरीके पर थोड़ी बात करते हैं। उन्होंने एक क्षत्रप प्रणाली शुरू की थी। ये क्या थी और क्यों महत्वपूर्ण थी? और हर प्रांत का जो प्रमुख होता था उसे क्षत्रप कहते थे, मतलब गवर्नर।
तक्षशिला जैसी जगहों से जो शिलालेख मिले हैं उनमें क्षत्रपों का जिक्र आता है। तो ये गवर्नर नियुक्त करते थे? जी, शायद इतने बड़े और विविध क्षेत्र पर शासन करने के लिए ये तरीका ज्यादा कारगर रहा होगा। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें स्थानीय शक्तियों को साथ लेकर चलने की भी गुंजाइश थी। स्थानीय शक्तियों को कैसे? हाँ, पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं, जैसे तक्षशिला से मिले अवशेष, वो दिखाते हैं कि उन्होंने अकेले ही सब कुछ नहीं चलाया, बल्कि जो वहां के स्थानीय अभिजात वर्ग थे उनके साथ सहयोग किया। अच्छा, मिलजुल कर शासन किया। कुछ ऐसा ही। और ये मॉडल इतना सफल रहा कि बाद में जो शक आए, और खासकर कुषाण, उन्होंने भी इसे अपनाया, बल्कि और आगे बढ़ाया। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही, एक तरह की विरासत बन गई। ये दिखाता है कि कैसे शासन को स्थानीय हालात के मुताबिक ढाला जा सकता है। यूपीएससी मेंस जैसे एग्जाम्स के लिए ये प्रशासनिक विरासत का पहलू महत्वपूर्ण हो सकता है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, शासन चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना भी जरूरी है। आपने बेरीगाजा बंदरगाह का जिक्र किया। सिल्क रोड से भी कोई कनेक्शन था इनका? बिल्कुल था। उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण का मतलब ही यही था कि वो उस समय के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग सिल्क रोड के एक बहुत अहम हिस्से पे काबिज थे। हाँ, वो तो है। और बेरीगाजा जैसे बंदरगाहों के जरिए वो समुद्री व्यापार को भी इस बड़े नेटवर्क से जोड़ते थे। इससे भारत का व्यापार सीधे पश्चिम एशिया और यहाँ तक कि रोम तक जुड़ गया। तो मतलब व्यापार को काफी बढ़ावा मिला होगा इनके समय में? हाँ, जाहिर है, सिर्फ सामान का ही नहीं, विचारों का भी आदान प्रदान बढ़ा होगा। और मुद्रा, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए करेंसी तो चाहिए। क्या उन्होंने अपने सिक्के चलाए? हाँ, बिल्कुल। मुद्रा प्रणाली में भी उनका योगदान रहा। उन्होंने मानकीकृत चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के? जी, जिन्हें ड्रैकम्स कहा जाता था। इन सिक्कों पर अक्सर शासक की तस्वीर बनी होती थी और यूनानी या खरोश्ती लिपि में कुछ लिखा होता था। खरोश्ती लिपि? अच्छा। हाँ, और मुद्रा शास्त्रीय अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि उन्होंने सिक्कों की ढलाई की जो तकनीक थी और धातु की गुणवत्ता, उसमें भी सुधार पर ध्यान दिया। ये दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन काफी विकसित थे। धातु विज्ञान में उनकी ये जो प्रगति थी, वो उस दौर की तकनीक का एक अच्छा उदाहरण है। ये जानकारी एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी काम की हो सकती है। सही। अब आते हैं संस्कृति पर। कला या भाषा पर क्या असर छोड़ा पहलवों ने? हाँ, और ये असर काफी दिलचस्प है। कला के क्षेत्र में खासकर जो गांधार कला शैली है, उस पर उनका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। गांधार कला पर कैसे? मूर्तियों में जो किरदारों को बिल्कुल सामने से दिखाने का तरीका है, जिसे फ्रंटल पोज कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये पार्थियन कला से प्रभावित था। उससे पहले भारतीय कला में मूर्तियां अक्सर थोड़ी तिरछे कोण से बनाई जाती थीं। अच्छा, ये बदलाव वो लाए? हाँ, ऐसा लगता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने जो खुदाइयां की हैं और अध्ययन किए हैं, उनसे इस प्रभाव की पुष्टि होती है। यूपीएससी मेंस के लिहाज से ये कला का संश्लेषण, आर्ट सिंथेसिस, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और भाषा के बारे में क्या वो अपनी भाषा लाए या यहीं की अपना ली? उन्होंने उस इलाके में जो लिपियां पहले से चल रही थीं, उन्हें अपनाया। तक्षशिला और दूसरी जगहों से जो शिलालेख मिले हैं, उनसे पता चलता है कि उन्होंने खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया। खरोष्टी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? जी, बिल्कुल वही। तो ये दिखाता है कि वो अपनी संस्कृति थोपने के बजाय यहाँ के जो स्थानीय तत्व थे, उनको अपना भी रहे थे। एक तरह का कला और भाषा का संगम था, जो अक्सर ऐसे दौर में होता है जब संस्कृतियां मिलती हैं। ये तो कला और भाषा की बात हुई। धार्मिक माहौल कैसा था उनके समय में? क्या वो अपना धर्म साथ लाए थे या यहाँ के धर्म अपना लिए? यहाँ भी हमें एक मिलीजुली सी तस्वीर दिखती है। एक तरफ तो उनके जो मूल ईरानी जड़ें थीं, उससे जुड़े होने के संकेत मिलते हैं। जैसे तक्षशिला जैसे पुरातात्विक स्थलों पर पारसी धर्म यानी ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, उससे जुड़ी अग्निवेदियां मिली हैं। अच्छा। फायर ऑल्टर्स, ये उनके अपने धार्मिक विश्वासों की तरफ इशारा करते हैं, जैसा बियनपुरी जैसे इतिहासकारों ने भी लिखा है। अच्छा, तो पारसी धर्म के निशान मिले? हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने ही धर्म को बढ़ाया। तख्त-ए-बही, जो अब पाकिस्तान में है, वो एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। हाँ, तख्त-ए-बही। उसको भी उनके शासनकाल में संरक्षण मिला। इसके भी पुरातात्विक प्रमाण हैं। तो इसे आप या तो धार्मिक सहिष्णुता कह सकते हैं या शायद समन्वयवाद, मतलब सिंक्रेटिज्म का एक उदाहरण। समन्वयवाद यानी अलग-अलग धर्मों का मिलना जुलना। जी, यानी अलग-अलग धार्मिक विचार और प्रथाएं आपस में घुल मिल रही थीं, और शायद ये राजनीतिक जरूरत भी रही होगी।
इतने विविध समाज पर शासन करना है तो सभी प्रमुख समूहों को साथ लेकर चलना पड़ता है। ये समन्वयवाद वाला पहलू भी यूपीएससी मेंस के लिए अहम हो सकता है। आपने तक्षशिला और तख्ते-बही का जिक्र किया। क्या और भी कोई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं जो पहलव काल को समझने में मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल। तक्षशिला तो उस दौर का एक बड़ा केंद्र था ही, जहाँ शहर, मठ, स्तूप सबके अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बेग्राम, जो आज अफगानिस्तान में है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। बेग्राम उस समय के व्यापार और सांस्कृतिक लेन देन की कहानी बताती हैं। इन जगहों पर एएसआई और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने काफी काम किया है और यहीं से हमें पहलवों के जीवन, उनके शासन, उनकी संस्कृति के बारे में ठोस सबूत मिलते हैं। ये स्थल एग्जाम्स के लिहाज से भी याद रखने जरूरी हैं। सही। अब बात करते हैं उनकी सैन्य शक्ति की। आखिर वो मध्य एशिया से चलकर भारत के उत्तर पश्चिम तक पहुंचे और यहाँ सत्ता भी स्थापित की, तो उनकी सेना में क्या खास बात थी? उनकी सैन्य सफलता का एक बहुत बड़ा राज था उनकी घुड़सवार सेना, कैवलरी। वो दो चीजों के लिए खास तौर पर जाने जाते थे। अच्छा, क्या थी वो? एक तो घोड़े पर बैठकर तीरंदाजी, हॉर्स आर्चरी। इसमें उन्हें महारत हासिल थी। मतलब तेज रफ्तार घोड़ों पर दौड़ते हुए भी वो सटीक निशाना लगा सकते थे। ये दुश्मन सेना में भगदड़ मचाने के लिए काफी होता था। और दूसरी खासियत? दूसरी खासियत थी कैटाफ्रैक्ट्स का इस्तेमाल। कैटाफ्रैक्ट्स ये भारी कवच पहने हुए घुड़सवार सैनिक होते थे, यहाँ तक कि उनके घोड़ों पर भी कवच होता था। घोड़ों पर भी कवच? जी, तो ये एक तरह के प्राचीन टैंक जैसे थे, जो दुश्मन की पंक्तियों को भेदने में बहुत कारगर होते थे। हेरोडोटस जैसे प्राचीन इतिहासकारों ने भी मध्य एशियाई घुड़सवार सेनाओं की ताकत का जिक्र किया है। माना जाता है कि लगभग 20 ईसा पूर्व में जो तक्षशिला पर उनकी जीत हुई, उसमें इसी सैन्य रणनीति का बड़ा हाथ था। तो ये तकनीक मध्य एशिया से आई थी? हाँ, ये मध्य एशियाई मूल की थी। उस समय की जो ज्यादातर भारतीय सेनाएं थीं, वो शायद पैदल सेना और हाथियों पर ज्यादा निर्भर थीं। उनके सामने ये तेज रफ्तार कवच वाले घुड़सवार सैनिक एक बिल्कुल नई और मुश्किल चुनौती थी। हाँ, ये तो फर्क रहा होगा जी। ये सैन्य नवाचार उनकी शुरुआती कामयाबियों का एक मुख्य कारण बना। एनडीए-सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए ये घुड़सवार सेना का नवाचार एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अगर वो इतने शक्तिशाली थे, उनकी सेना इतनी उन्नत थी, तो फिर उनका शासन खत्म कैसे हो गया? उनका पतन क्यों हुआ? इतिहास में अक्सर ऐसा ही होता है ना, एक शक्ति का उदय होता है तो दूसरी का पतन भी होता है। जैसा हमने पहले भी बात की थी, पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य तक मध्य एशिया से ही एक और ताकतवर समूह उभर रहा था, कुषाण। हाँ, कुषाण। जी, हान शू जैसे चीनी स्रोत भी इस बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। कुषाणों ने धीरे धीरे पहलवों के इलाकों पर, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में, अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। लगभग 78 ईस्वी के आसपास ये बदलाव निर्णायक हो गया। तो मतलब कुषाणों ने उन्हें हटा दिए? हाँ, कह सकते हैं। पहलवों का पतन शायद अचानक नहीं हुआ होगा, ये एक प्रक्रिया रही होगी, लेकिन कुषाणों का उदय उनके लिए निर्णायक साबित हुआ। इस तरह पहलव काल जो है वो भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण संक्रमण काल बन जाता है। संक्रमण काल? हाँ, मतलब ये दौर से दूसरे दौर में जाने का समय। ये इंडो ग्रीक शासन के खत्म होने और फिर शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य के उदय के बीच एक पुल की तरह काम करता था। वो ना तो पहले थे ना आखिरी, लेकिन उस पूरी कड़ी की एक अहम कड़ी जरूर थे। ये संक्रमण काल वाला बिंदु यूपीएससी मेंस के लिए भी प्रासंगिक है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या निकाले? पहलवों या पार्थियनों के इस अध्याय से हमें क्या मुख्य बातें समझनी चाहिए? संक्षेप में देखें तो पार्थियन ये पहलव, भले ही उनका शासन कोई बहुत लंबा ना चला हो, लेकिन उन्होंने भारतीय इतिहास पर, खासकर उत्तर पश्चिमी भारत पर अपनी एक छाप छोड़ी है। वो इंडो ग्रीक और कुषाणों के बीच एक महत्वपूर्ण पुल की तरह थे। उन्होंने क्षत्र प्रणाली जैसी प्रशासनिक व्यवस्था दी, जिसे बाद में भी अपनाया गया। ये एक बड़ी देन थी। उन्होंने गांधार कला को प्रभावित किया, उस पर मध्य एशियाई असर डाला, और उन्होंने व्यापार मार्गों को, खासकर सिल्क रोड से भारत के जुड़ाव को मजबूत करने में भी भूमिका निभाई। गोंडोफेरस का नाम, बैरीगाजा बंदरगाह का महत्व, तक्षशिला और बेग्राम जैसे पुरातात्विक स्थल, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग, कैटाफ्रैक्ट्स जैसी सैन्य तकनीक, ये सब उनके दौर की खास पहचान है। ये सब तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी उपयोगी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, जब पार्थियन भारत आए तो उनका यहाँ की संस्कृति और समाज के साथ
आखिर रिश्ता कैसा था? क्या वो मुख्य रूप से यहीं की धारा में घुल मिल गए, मतलब आत्मसात करने वाले, असिमुलेटर्स, या फिर वो एक बाहरी शासक वर्ग की तरह हावी रहे? डोमिनेटर्स। हाँ, बिल्कुल। इस पर रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा जैसे बड़े इतिहासकारों के बीच अलग-अलग मत भी रहे हैं, और जो स्रोत हमें मिलते हैं वो भी थोड़ी मिली-जुली तस्वीर ही दिखाते हैं। और शायद ये सोचना भी दिलचस्प है कि हजारों साल पहले दो अलग संस्कृतियों और क्षेत्रों का मध्य एशियाई, ईरान और भारत का ये जो संपर्क था, ये आज क्या मायने रखता है। आज जब हम भारत ईरान संबंधों की बात करते हैं या चाबहार जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हैं, तो ये याद रखना शायद अहम है कि इन जमीनों के बीच का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। हाँ, ये बात तो है। तो ये हमेशा सोचने वाली बात है कि कैसे अलग-अलग साम्राज्य और संस्कृतियां मिलती हैं, एक दूसरे पर असर डालती हैं और वक्त के साथ अपनी एक स्थायी विरासत छोड़ जाती हैं। एक ऐसी विरासत जिसे हम आज भी कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं।